हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 5 है। हम लोग पहले ये अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए हैं वे 1 नंबर तक का देख चुके थे। तो अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए थे वो बदलाव हम लोग फर्स्ट नंबर का देख चुके थे। अब हम लोग दूसरा वाला नंबर देखेंगे। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। क्या फ्रेंड, देश के जो सभी शासक हैं तो उनको क्या है, उनको भरोसा दिया गया कि उनका जो भविष्य में कभी भी उनका जो भूमि है उस क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। और उन्होंने उनका जो रियासत है उनके अपने वंशज रियासत में उनके अपने वंशज यहाँ तक कि उसका जो दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र को भी सौंपने की जो रियासत है तो अपने दत्तक पुत्र को भी सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की जो रानी है उसका अपना अधिपति स्वीकार करना है और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा वाला नंबर देखेंगे। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। जो भारतीय सिपाही है ना तो उसका अनुपात कम करना है और यूरोपीय सिपाहियों की क्या है उसका संख्या को बढ़ाना है। और यह फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि जो अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाही को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा है जो सिख है और जो पठानों में से यानी गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, तो गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो चौथा वाला नंबर देखेंगे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। तो क्या है फ्रेंड, जो मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन है उसको बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर क्या किया, उसको जब्त किया और उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। तो अंग्रेज़ों का क्या सोचता कि ये विद्रोह जो 1857 का विद्रोह है ये उन्होंने ही खड़ा किया। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि अब नंबर 5 वाला देखेंगे। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा वाला नंबर देखेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से बदलाव किए। अब हम लोग देखेंगे इस चित्र में, ये कहाँ का है, उत्तरी भारत में जो विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र हैं। तो ये जो रेड वाला है ना ये विद्रोह के मुख्य केंद्र है, जो ब्लैक वाला है ये विद्रोह के अन्य केंद्र है। तो देख लेते हैं रेड वाला पहले। ये देखिए मेरठ है, दिल्ली है, बरेली है, लखनऊ, नवाबगंज, रबका, कानपुर, झांसी, सॉरी इधर कानपुर है, लखनऊ है, ये नवाबगंज अलग है। यानी जो रेड वाला है जैसे लखनऊ हो गया, इधर कानपुर हो गया, इधर झांसी हो गया, इधर आपका बरेली हो गया, इधर मेरठ हो गया और इधर दिल्ली हो गया। इधर फिर कौन सा, फैजाबाद है। इस प्रकार से ये विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं। और फिर इधर का झांसी भी था ना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली हो गया, दिल्ली हो गया, फिर इधर मेरठ। यानी 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 10 7। मुख्य जगह कितने, 7 है ना। अब बाकी सब क्या था, विद्रोह के अन्य केंद्र हैं। इधर क्या है, सियालकोट, लाहौर, फिरोजाबाद, जालंधर, फिल्लौर, सहारनपुर, रोहतक, इधर आपका बुलंदशहर, अलीगढ़,
मुरादाबाद, फतेहगढ़, मैनपुरी, सीतापुर, बहराइच, नवाबगंज, इधर है आपका गोंडा है, फिर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, दीनापुर, इधर नौगंग, नागौर, सागर, जबलपुर, महू, नीमच, नसीराबाद, ये सब जगह है, ये सब जगह था। अब आगे देखेंगे खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी। तो क्या है खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी? 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना, तो यानी जो 1857 की घटना है ना, उससे बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों को, यानी जो अंग्रेज हैं, उनकी औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। ठीक है। खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व-अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। और उनके जो पुत्र तथा उत्तराधिकारी है मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे, अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ क्या किया था, सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु क्या हुआ, 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी क्या किया, सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः क्या हुआ, उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को क्या किया, अपने में मिला लिया और संतावना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का मात्र 10 मास था। ठीक है। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस औपनिवेशिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद क्या है फ्रेंड, खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई और इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ और इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को क्या क्या चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड, खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे,
वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ-साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन करना। यानी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, यानी यह नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। और नंबर घ में क्या है, स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी क्या किया, स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से भी अधिक लोगों की क्या क्या हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजानों में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई और उत्साह से भरपूर जमींदार रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया। यानी जो मिल गया तो उसको खुशी मिली, उसको फायदा हुआ, और जो नहीं मिला तो उनको प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। और जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टी नडल को पाइकों के चंगुल से पूरे देश को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। क्या हुआ फ्रेंड, परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्र में जो बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इन संघर्ष को क्या मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव द्वितीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये की अनुदान के साथ उन्हें क्या जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। इधर देखेंगे संक्षेप में, यह ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा।
अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कमतर कर आंकना होगा। अगर इसको पाइक विद्रोह कहेंगे तो ये कमतर कर आंकना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई और आप लोग को समझ में आ रही होगी अच्छे से। फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। फिर तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।